हमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड के असैसिनेशन की वजह से शुरू हुई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्चड्यूक को आखिर असैसिनेट किया क्यों गया। इस असैसिनेशन के पीछे आखिर क्या प्लानिंग थी, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया और इस असैसिनेशन के पीछे आखिर क्या वजह थी, आर्चड्यूक पर बोस्निया के लोग क्यों गुस्सा थे। इस सब के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और एक मास्टरमाइंड प्लानिंग है। चलिए जिसे समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बात इस असैसिनेशन से लगभग 450 साल पहले की है, जब ऑटोमन एम्पायर ने 1463 में बोस्निया और 1482 में हेर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया रिस्पेक्टिवली। अभी इसके लगभग 400 साल बाद 1878 में कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने बोस्निया और हेर्जेगोविना को ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर के हवाले कर दिया, जबकि ऑफिशियली वो ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा थे। लेकिन 1908 में ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेर्जेगोविना पर ऑफिशियली कब्जा कर लिया, उन्हें एनेक्स कर लिया। अभी जब तक ये सब हो रहा था, उसी दौरान सर्बिया, जो बोस्निया और हेर्जेगोविना से बॉर्डर शेयर करता है, एक ग्रेट स्लेविक नेशन बनाना चाहता था। इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया और दूसरी कंट्रीज, इन सबको साउथ स्लेविक कंट्रीज कहा जाता है। और सर्बिया चाहता था कि ये सारी कंट्रीज साथ मिलकर एक स्लेविक कंट्री बनाएं, यूगोस्लाविया। और ये अचीव करने के लिए उन्हें बोस्निया एंड हेर्जेगोविना को ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर से जुदा करना था। 1908 में जब ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया एंड हेर्जेगोविना पर कब्जा किया, तो वहाँ के बहुत सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कई सारे बोस्नियंस ने महसूस किया कि वो फॉरेन रूल के नीचे दब रहे हैं और वो चाहते थे कि या तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएं या सर्बिया के साथ जुड़ जाएं, जिसके साथ वो बहुत सारा कल्चर और एथनिसिटी शेयर करते थे। ये डिससेटिस्फिकेशन उस वक्त यूरोप के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स से और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो अपनी शिद्दत से मोमेंटम ले रहे थे। सर्बिया, जो साउथ स्लेविक लोगों को एक सिंगल नेशन में यूनाइट करना चाहता था, उसने इस एनेक्सेशन को अपनी एम्बिशंस के खिलाफ डायरेक्ट थ्रेट समझा। यूगोस्लाविया का आइडिया, एक यूनाइटेड स्लेविक स्टेट रीजन के कई लोगों को अच्छा लगा। यह आइडिया उन लोगों को भी अच्छा लगा जो बोस्निया एंड हेर्जेगोविना में ऑस्ट्रो-हंगेरियन कंट्रोल से लिबरेशन चाहते थे। इंटेंशंस के रिस्पॉन्स में मुख्तलिफ नेशनलिस्ट ग्रुप्स बने, जिनके पास अपने अलग अलग विजन्स थे इस रीजन को लेकर। इनमें से एक सीक्रेट सोसाइटी थी ब्लैक हैंड, जो आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड के असैसिनेशन में सेंट्रल रोल प्ले करने वाली थी। ये ब्लैक हैंड यूगोस्लाविया के आइडिया से कमिटेड था और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेडिकल मेथड्स यूज करने के लिए तैयार था। आर्चड्यूक के असैसिनेशन को ब्लैक हैंड के मेंबर्स ने मेटिकुलसली प्लान किया। उन्होंने इसे एक मौका समझा ऑस्ट्रो-हंगेरियन अथॉरिटी को स्ट्राइक करने और स्लेविक यूनिफिकेशन मूवमेंट को शुरू करने का। जून 1914 में आर्चड्यूक का सराजेवो विजिट उनके लिए एक परफेक्ट मौका था प्लान एग्जीक्यूट करने का। इस सब को साइड पे करके हमारे असली आदमी पर आते हैं, आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड। इस आदमी को ना कभी ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर का होने वाला राजा बनना था और ना ही ये मारा जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये सब कुछ हुआ, उस वक्त ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर का राजा था फ्रांस जोसेफ I। जोसेफ का एक ही बेटा था, प्रिंस रडोल्फ, जो 1889 में मारा गया था। अब इसके बाद जब कोई बेटा बचा ही नहीं, तो जोसेफ का भाई कार्ल लडविग को राजा बनना था, लेकिन 1896 में कार्ल ने राजा बनने से मना कर दिया और इसके बाद कार्ल का सबसे बड़ा बेटा फ्रांस फर्डिनांड को हेir बनाया गया। मतलब अब अगर जोसेफ को कुछ होता है या वो मर जाता है, तो फर्डिनांड राजा बनेगा। और इसलिए आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड बहुत काम करता था और जून 1914 में उसने बोस्निया एंड हेर्जेगोविना को विजिट करने का प्लान बनाया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। बात यह थी कि फ्रांस फर्डिनांड 1914 में बोस्निया इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे ऑस्ट्रो-हंगेरियन आर्मी के मिलिट्री एक्सरसाइजेस को इंस्पेक्ट करना था। लेकिन सीन सिर्फ इतना सिंपल नहीं था। बोस्निया एंड हेर्जेगोविना को 1908 में ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर ने एनेक्स किया और ये विजिट एक पॉलिटिकल शो ऑफ पावर भी थी, ताकि सर्बियन नेशनलिस्ट को इनडायरेक्टली मैसेज मिले कि बोस्निया हमारे कंट्रोल में है। फ्रांस फर्डिनांड खुद भी एम्पायर को रिफॉर्म करना चाहता था, स्लेव्स को ज़्यादा राइट्स देना चाहता था और इन मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे ब्लैक हैंड ने सोचा कि अगर स्लेव्स को अच्छे राइट्स मिल गए तो वो शायद सर्बिया का हिस्सा ना बने, और इसलिए आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का मारना बहुत ज़रूरी था। ब्लैक हैंड ने इस असैसिनेशन की प्लानिंग की। 18 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड सराजेवो आया, तो वहाँ पर लोगों के बीच में कई सारे असैसिन्स खड़े थे। पिस्टल्स, ग्रेनेड, असला, बारूद छुपाकर बहुत सारे लोग फर्डिनांड का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक आदमी ने उसकी गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो गाड़ी से बाउंस होकर एक दूसरी गाड़ी के नीचे फट गया और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। अगर फर्डिनांड चाहता तो उस वक्त वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने जिद की कि जितने लोग जख्मी हुए हैं उन्हें देखने के लिए वो हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल के रास्ते में ड्राइवर ने एक गलत टर्न ले लिया, जहाँ पर एक और असैसिन खड़ा था, गवरीलो प्रिंसेप, एक 19 साल का लड़का। ड्राइवर ने जल्द ही रियलाइज कर लिया कि ये रास्ता गलत है और उसने गाड़ी रिवर्स करना शुरू किया
और जैसे ही गवरीलो को मौका मिला उसने 2 गोलियां चलाईं। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड और उसकी बीवी सोफी ऑन द स्पॉट मारे गए। गवरीलो को अरेस्ट किया गया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि सर्बिया का इसके पीछे हाथ है। वार शुरू होते ही रशियन एम्पायर ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू किया और जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें 4 साल के अंदर 2 करोड़ लोग मारे गए। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो ट्रेड और दूसरी चीज़ों पर असर पड़ा उसकी वजह से 10 करोड़ एडिशनल लोग मारे गए।